towards the topic allotropy. Now, what is allotropy? If considering the definition of the allotropy, अगर मैं आपको allotropy की उर्दू में या आम ज़बान में definition बताऊं तो किसी भी एक एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करना, तो हम वो प्रोसेस कहेंगे दिस इज़ एलोट्रॉपी। और उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स, उस एक ही एलिमेंट की जो मुख्तलिफ शक्लें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। सो कार्बन की भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। सो जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं कार्बन की, जो स्टेट्स होती हैं, उन्हें हम बोलेंगे दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ इन विच स्टेट डू कार्बन एग्जिस्ट, यानी कि अगर हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ें तो देयर आर द 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये है तो कार्बन ही, लेकिन ये मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट में exist करती हैं, but these all are carbon. The number one allotropic form of carbon is diamond. You all must be aware about the diamond, that what is diamond? It is basically the carbon, यानी कि one of the allotropic form of the carbon. Now the second allotropic form of the carbon is the graphite. Now what is graphite? We will study it later on. Now the third allotropic form of the carbon is buckyball. नाउ स्टार्टिंग विद द डायमंड, यानी कि डायमंड जो कि कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसके बारे में जो मेन फीचर्स, मेन बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं चैप्टर में, कार्बन एंड द सिलिकॉन, एंड हमारा पहला टॉपिक जो है वो कार्बन है। सो कार्बन से रिलेटेड या रिगार्डिंग जितनी भी बातें होंगी वी विल डिस्कस इट। तो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें से ईच ऑफ देम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द डायमंड। नाउ डायमंड, व्हाट इज डायमंड? इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। सबसे पहली बात तो आपको डायमंड के बारे में ये पता होनी चाहिए। लाइक फॉर सपोज अगर आपसे पेपर में पूछ लिया राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड, तो आपको पता होनी चाहिए डायमंड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो कॉमन बात ये कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। उसके बाद जो डायमंड के मेन फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म। नाउ व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रिस्टलाइन और एमरफस का फ़र्क बता चुकी हूँ कि एमरफस में एटम्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते और ये यूजुअली दिखने में कैसी लगती है, पाउडरी फॉर्म होती है। वेयर इज क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है उसमें एटम्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, और ये किस शक्ल में होती है? क्रिस्टल्स की शक्ल में दिख रही होती है बजाय। सो द डायमंड इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन। वेयर इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट। नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली सुना होगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार हमें नजर आए, यानी कि उसकी दूसरी तरफ वाली चीज़ भी हमें नजर आए प्रोमिनेंट। तो वी कॉल्ड इट एज द ट्रांसपेरेंट थिंग, कि इसकी दूसरी तरफ वाली चीज़ हमें नजर आ रही है, यानी कि कोई सब्सटेंस हमारे सामने रखा हुआ है, अगर मेरे सामने अगर आप कुछ भी रख दें तो फिर मुझे उसके दूसरी तरफ वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने आपने कोई और चीज़ ला के रख दी। लेकिन अगर आप मेरी आंखों के सामने कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ ला के रखेंगे तो मुझे उसके नेक्स्ट साइड यानी कि दूसरी तरफ वाली चीज़ नजर आएगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमंड दैट इट इज़ यूजली इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट। ब्राइट यानी कि चमकता हुआ, डल यानी कि जो थोड़ा डल हो, और ब्राइट यानी कि कोई भी चीज़ चमकती भी हो। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। नाउ व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हार्डेस्ट। हार्डेस्ट समझते क्या होता है? यानी कि सख्त तरीन। नेचुरल समझते क्या होता है? यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाला। इट इज़ नॉट मैन मेड, किसी आदमी ने ईजाद नहीं किया या किसी आदमी ने नहीं बनाया। इट इज़ नेचुरली फाउंड। तो हार्डेस्ट तो है, साथ साथ नेचुरल है। एंड द थर्ड मोस्ट बात जो इस सेंटेंस में लिखी हुई है, नोन, यानी कि अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनमें ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हो सकता है। कोई दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि इंसानों को ना पता हो, अब वो अल्लाह ताला को पता हो और वो डायमंड से ज़्यादा हार्ड हो। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट नोन है, डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डायमंड है। एंड इट इज़ नेचुरल, यानी कि कुदरती तौर पर पाया जाने वाला है। इट इज़ नॉट मैन मेड। Now this is the density of diamond. Now what is density? Density मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि डेंसिटी को अगर मैं आम अल्फाज में बोलूँ तो कॉम्पैक्टनेस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यानी कि कॉम्पैक्टनेस ऑफ एनी एलिमेंट या कंपाउंड के उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कितने कॉम्पैक्ट हैं। मैंने इसकी पहले भी एग्जाम्पल दी थी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रॉक, मैं किसी पत्थर की बात कर रही हूँ, एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पेपर,
अगर हम देखें रॉक को, कोई छोटा सा पत्थर, और अगर मैं किसी पेपर को देखूं, ऑल्दो द पेपर इज टेकिंग द मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द रॉक, ये रॉक जो है वो कम सरफेस एरिया, कम जगह घेर रहा है, जबकि पेपर ज़्यादा जगह घेर रहा है। लेकिन अगर आप वेट करें, वजन करें, तो ऑब्वियसली रॉक का वेट ज़्यादा आएगा, ड्यू टू द रीजन दैट इट हैज़ मोर डेंसिटी, इट्स मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्पैक्ट टू ईच अदर। एंड इफ कंसिडरिंग द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, तो द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, यानी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हम उसका मास यानी कि उसका वजन डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से। तो इसकी डेफिनेशन आप सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे तो मास ओवर वॉल्यूम, और अगर नॉर्मल जबान में आप बोलना चाहें तो इट इज़ द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। सो द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, विच इज 3.51 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जो है ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए है क्योंकि मास ग्राम का यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो 3.51 is the higher amount of the density. The diamond have the greater density due to the compactness of its molecules. Now the third most important property of the diamond is bad conductor of electricity. Now what does this sentence mean? The bad conductor of electricity, देखें वो substance जिनके अंदर से electricity गुजर सकती है, मुमकिन है ये चीज़, तो हम बोलेंगे कि ये अपने अंदर से electricity कंडक्ट करवा सकता है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वी कैन कॉल इट और रिगार्ड एज दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डायमंड की ये प्रॉपर्टी है कि आप इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ द सेम दैट ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में इतनी टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पढ़ाऊंगी, देयर इज अ टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात हुई है, जिसमें आपको इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का प्रोसेस ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, दैट व्हाट इज़ द रीज़न कि आपके पास डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। Now the next point and the most important property of the diamond is melting point, यानी कि वो किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। As we know that it is the hardest natural substance known, यानी कि अभी तक जितने भी सब्सटेंस या एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सख्त तरीन हमारे पास जो एलिमेंट है वो डायमंड है। तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या नहीं? ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों बहुत सख्तों से पिघलाना है, ऑब्वियसली से बातें मुश्किल होगी, तो उसको पिघलाने के लिए भी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हाई देना पड़ेगा। सो द टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर टू मेल्ट द डायमंड इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है डायमंड को मेल्ट करने के लिए। नाउ द इग्निशन, अब ये देखिए एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है डायमंड की कि डायमंड जब अपनी कार्बन स्टेट में होता है, हम उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं और हम उसे टेम्परेचर देते हैं 900 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बट टर्म्स एंड कंडीशंस यही होनी चाहिए कि टेम्परेचर आप 900 डिग्री सेल्सियस दें और डायमंड की जो फॉर्म होगी वो इन फॉर्म ऑफ कार्बन हो। नाउ द कलर्स ऑफ द डायमंड्स आर मेंशन हियर, कह रहे हैं कि डायमंड में जो कलर मौजूद होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़, दीज इम्प्योरिटीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अब उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से डायमंड का कलर वेरी करता है। इफ़ द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर मोर द कलर विल बी चेंज, एंड इफ द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर लेस द कलर विल बी चेंज। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से कार्बन के कितने कलर्स पाए जाते हैं। सो इट कैन बी एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लू कलर, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक कलर और इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर। अच्छा, ब्लैक फॉर्म ऑफ डायमंड यानी कि ब्लैक डायमंड को हम बोट या कार्बेंडो भी कहते हैं। तो ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, मेन पॉइंट्स होते हैं, इन्हें मेमोराइज करिएगा, याद रखिएगा। इफ़ आपके पास एमसीक्यू में पूछ लिया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डायमंड इज ऑल्सो रिगार्ड एज द कार्बेंडो और बोट, और आपको ऑप्शंस दिए हुए येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, सो यू विल मार्क ब्लैक। नाउ द लास्ट थिंग कि जो ब्लैक डायमंड होता है इट इज़ लो क्वालिटी डायमंड, जो कि आपकी बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये बात भी आप मेमोराइज कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डायमंड, ये इसके मेन फीचर्स, मेन प्रॉपर्टीज थी। एंड व्हाट इज़ डायमंड? इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। डायमंड इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड की ये मेन प्रॉपर्टीज़ थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिजिकली कैसा दिखता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशन।